दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, कन्वर्सली काम करेगी। देखिए हमने इसको यूं लिखा था कि फर्ज करो हम बेच रहे हैं, व्हाट वी आर सेलिंग, हमने कहा था हम बेच रहे हैं बॉल। कॉम्प्लीमेंट्री केस में हमने क्या कहा था, हम क्या बेच रहे हैं, बॉल बेच रहे हैं, और बैट सस्ता हो गया। तो बैट के सस्ता होने पे लोगों ने बैट ज्यादा खरीदा तो बॉल भी ज्यादा खरीदी। लेकिन जब हमने असर को देखा तो बैट की प्राइस के कम होने से बॉल ज्यादा बिकता है, असर आया कन्वर्स। तो हमने क्या कह दिया, कॉम्प्लीमेंट। और जब बैट महंगा हुआ, लोगों ने बैट कम खरीदा तो बॉल भी कम खरीदा, क्योंकि बैट, बॉल किसी काम का ही नहीं बगैर बैट के। लिहाजा यहां भी असर क्या आया, कन्वर्स। और हमने क्या नाम दे दिया इसे, कॉम्प्लीमेंट। जबकि कोक और पेप्सी के केस में क्या हुआ था, वो सब्स्टिट्यूट थे। तो जब कोक की प्राइस वही रही लेकिन पेप्सी के सस्ती होने पे पेप्सी ज्यादा बिकी थी, नतीजा कोक का बिकना कम हो गया। साबित ये हुआ कि जी जब आप लोग किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो और आपके प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड कम हो जाए, असर सेम आए, तो ये सब्स्टिट्यूट होगा। और किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ जाए, सेम असर होगा, सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। इसका मतलब है दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से अगर आपकी डिमांड बढ़ी है तो ये क्या है, और अगर कम हुई है तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा। अच्छा बच्चे, ये बातें कल हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं आज के लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, बास चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं होता। बास चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो आप कहेंगे सर लिमिटेशंस की पहले तो सेंस को समझना पड़ेगा, लिमिटेशन की साइंस है क्या। देखिए आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा है, किस काम आएगा, सवारी के काम आएगा। अगर आपसे कोई कहे ये उड़ सकता है, आप कहेंगे इसकी लिमिटेशन है, ये उड़ नहीं सकता। हाल तो आप कोशिश बहुत करते हैं लेकिन वो उड़ने के लिए बना ही नहीं है। बाज का तो आपका एक पहिया हवा में ले जाते हैं लेकिन दूसरा नहीं जाता, और फिर आपको हमेशा के लिए हवा में ले जाओ। लेकिन ये उसकी क्या है, लिमिटेशन है। रोड पे चल सकता है, उड़ नहीं सकता। ठीक है ना, क्या हाल है बच्चों। इसी तरह यहाँ लगी हर एलईडी लाइट, जो है एलईडी लाइट हमें लाइट दे सकती है, हवा नहीं दे सकती। हवा के लिए पंखा है, पंखा हवा दे सकता है, लाइट नहीं दे सकता। हर एक की लिमिटेशन। इसमें लॉ ऑफ डिमांड जो काम कर रहा है, हमें बता रहा है प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ेगी और प्राइस के ज्यादा होने डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजों पे ये अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के ऊपर ये बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होता, बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होता, रिलेटिवली लेस अप्लाई होता है। कैसे, डबल रोटी महंगी हो जाए तो घर वाले क्या कहेंगे, आज के बाद एक स्लाइस खाया करो, डबल रोटी महंगी होगी, क्या हाल। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, ये जरूरियात जिंदगी है। तो प्राइसेस का कम ज्यादा होना जरूरियात जिंदगी में ज्यादा असरअंदाज थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं। साइड वाले स्लाइस यूज कर लेंगे, सूखे हुए स्लाइस को पानी लगा के कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, खा लो खा लो, ऐसे करेंगे ना। जो बिल्ली को डालते हैं वो भी आपको खिला देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। तो कहते हैं राइस, व्हीट, शुगर वगैरह, इन पे प्राइस का इतना ज्यादा असर क्यों नहीं होता, बेसिक नीड है ना यार, इनको छोड़ नहीं सकते। अच्छा बच्चों, यूनिक एंड लग्जरी गुड्स, कहता है यूनिक और लग्जरी गुड्स पे प्राइस का इतना असर नहीं होता। जैसे कभी आपने एहतजाज होता देखा है कि यार ये रोल्स रॉयस बड़ी महंगी हो गई है, गरीब क्या करे, कभी हुआ बच्चों, या लोगों ने एहतजाज किया हो नहीं जी रोलेक्स की घड़ी सस्ती होनी चाहिए। नहीं, कोई असर इन पे कीमतें असर नहीं करती। क्यों,
इनका खरीदार जानबूझ के इसलिए खरीदता है कि मैं महंगी चीज पहनूंगा और लोग देखेंगे। क्या ख्याल है बच्चों? इनका खरीदार क्या करता है बच्चों? ताकि देखने वाले को ये एहसास हो कि मैं एक अमीर आदमी हूं। तो वो तो खुद इसको खरीद रहा है किस लिए बच्चों? इसको कहते हैं कॉन्फर डिस्टिंक्शन। वो खरीद रहा है दूसरों से अपने आप को क्या करने के लिए बच्चों? डिस्टिंक्शन के लिए। मैं दूसरों से डिस्टिंक्ट होना चाहता हूँ, इसलिए खरीद रहा हूँ। सीधी बात है। क्यों बच्चों? तो ये इन पे भी, अब इसका मतलब जो जरूरियात जिंदगी उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड इतना अप्लाई नहीं होता, और जो बहुत ज्यादा लग्जरी आर्टिकल्स हैं उनका भी लॉ ऑफ डिमांड से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसके खरीदार की साइकी है कि वो महंगी चीज लेना चाहता है। क्या हाल है बच्चों? अब आगे आ जाते हैं। चेंज इन इनकम आर एनी अदर assumption इज रिलैक्स्ड। अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, और अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर इनकम चेंज होना शुरू हो गई, बाकी चीजें चेंज होना शुरू हो गई, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड सही साबित नहीं होगा। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड जब हमने शुरू किया तो सबसे ऊपर क्या लिखी? कंडीशन। और उसमें लिखा इनकम सेम रहनी चाहिए, अदर अजम्पशन, टेस्ट, हैबिट, वेदर चेंज होना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ भी कह देते हैं एक्सेप्शन ये है कि अगर इनमें से कोई भी चीज चेंज हो गई तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ठीक है जी? क्या हाल है बच्चों? करेगा काम? नहीं करेगा। अच्छा, अगर कंज्यूमर इग्नोर कर दे, उसको पिछली कीमत याद ही ना हो, या आप जैसा बिल्कुल हो, क्या बच्चों? कैसा हो? हाँ बोलो। आप लेजी हो, इसमें कौन सी ऐसी बात है? लेजी कंज्यूमर हो तो अम्मी ने 1000 का नोट, जा बेटा जरा तू ऐसा करके फलां चीज ले आ। आपकी अम्मी आप भी तंगी करती रहती हो, तो आपने जाके प्राइस ही पूछनी है। आपने क्या करना है? यार ये 1000 रुपया पकड़ो और वो फलां पैकेट दे दो। आपने पैसे पहले दे देने, आपको तलब ही कोई नहीं। वापिस भी उसने इतने देने ला के अम्मी को दे देने। क्या हाल है बच्चों? अम्मी ने कहना बेटा कितने का लाया, वो अम्मी ले आए हो बस इतना थोड़ा, ये पकड़ो पैसे। तो जब कंज्यूमर इंटरेस्टेड ही ना हो, उसका वो पिछला नॉलेज नहीं है, आगे वो जानना नहीं चाहता, तो क्या महंगा होना? क्या हाल है बच्चों? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक दिन बच्चों पपीता लेने के लिए रुक गया, तो उसने बोला पपीता है 350 रुपये किलो। तो मैं ऐसे मूड आया, मैंने कहा ना जरा थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम बेगम को, तो मैं ये ले जाता हूँ, ये खाएगी तो ठीक हो जाएगा, जरा बेहतर रहता। वो मैं ले गया, लेने जा 350 रुपये किलो में बात कर रहा, तो बड़े आराम से 300 या 250 पे आने वाला फल वाला। इतनी देर में गाड़ी रुकी। वो गाड़ी के अंदर क्या थे, वो जो चूड़ियों वाली गाड़ी नहीं होती, रिंग्स बने होते हैं ना, वो ब्लैक शीशा उसने डाउन किया। बोला कीवी आ गई है। ओ गुड यार, ऐसा कर 2 डब्बे कीवी के। चेरी भी आ गई, 2 डब्बे चेरी के। ठीक है। और क्या नाम लेते हैं, स्ट्रॉबेरी 2 किलो तोल दे। और ऐसा करके 2 किलो जो है ये तू जो रखा हुआ है तूने फलां चीज, ये भी तोल दे। चीकू पड़ा, चीकू दे दे 2 किलो। और उसके बाद उसको कहता है 5000 का नोट देता है, कहता है कहाँ रखो, उसका डिक्की में रख दो, कीप द चेंज। शाम चाहिए चला गया। अब वो मेरे साथ बात कर, हाँ जी तुसी फिर की दियोगे? तो कहानी खराब हो गई सारी। क्या हाल है? नहीं बच्चों, अमीर आदमी जो है ऐसे काम खराब करते। नहीं बच्चों, ये एक चीज है, रेट खराब करके चला गया कब वक्त। अब 300 रुपये में मिली बात बनी, नहीं तो 250 लगा लेना था। अच्छा बच्चों, अनसर्टेनिटी, ज़ाहिर है हम टीचर की बात समझिए, आप देख ही रहे हो तो सादा पहनना, सादा पहनना। वजह ये है कि भाई हमारी महंगाई इतनी है और टीचरों की तनख्वाही कौन सी, सैमसंग की घड़ी, सैमसंग का मोबाइल यूज कर लिया, सिंपल गुजारा कर लिया। नहीं बच्चों,
सेल का इंतजार करते रहते हैं, सेल लगती है जे डॉट की तो जाके वहां से सूट ले लिया। ऐसे तो हम गुजारा कर रहे होते हैं। जी बच्चों। जी नहीं नहीं, वो मसला ये है कि वो वैसे लाओ और महंगा पड़ता है सूट। अच्छा बच्चों, 3,000 सिलाई दो, 4,000 का कपड़ा लाओ, 6,000 लगेगा। उधर बाजू बात 5,000 में मिल जाता। अच्छा बच्चों, बहरहाल एनीवे, तो जब कंज्यूमर ही ऐसा ढीला होगा तो उसको क्या कंसर्न पैसों से। अच्छा बच्चों, अब अनसर्टेनिटी हो, फलां चीज मिलनी है कि नहीं, फलां चीज मिलेगी नहीं, तो क्या करेंगे आप। महंगी भी होगी तो ले लेंगे, क्यों। पता है यार नहीं मिलेगी, तो जब क्राइसिस सिचुएशन हो तो बंदा महंगी चीज भी खरीद लेता, पता नहीं आगे क्या हालात होंगे। नहीं बच्चों, अब देखो, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे ला चलेगा, इतना नहीं चलेगा। अच्छा, यूनिक आर्ट लग्जरी गुड्स के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, तल्लुक ही कोई नहीं। अगर कोई assumption रिलैक्स कर दी तो फिर भी नहीं चलना इसने। और अगर बच्चों कंज्यूमर इग्नोर करे, लेजी हो, तो भी क्या काम, क्योंकि उससे तो पता ही नहीं, पिछली प्राइस ही नहीं याद, उससे क्या पता लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता। और बच्चों आगे क्या, अनसर्टेनिटी और फियर ऑफ शॉर्टेज, तो बंदा महंगी चीज भी ले लेता। अच्छा बच्चों, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ये हैंड आउट पढ़ा है आपने, ये मेरे वाला, आपको क्या फील हुआ किताब के मुकाबले में, थोड़ा आपके व्यूज लिए जाए। किताब से इजी वर्डिंग में है और टू द पॉइंट है, और एक बात याद रखें, जब एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, तो जितना मर्जी मुश्किल सवाल आ जाए आप उसको हल कर सकते हैं ना। अब लैंग्वेज की वजह से कोई चीज समझ नहीं आई तो वो तो फिर मसला हो जाएगा ना, क्या समझे आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये एफर्ट सही है, इसको प्रमोट करना चाहिए। बस ठीक है, मैंने ऐसे ही पूरे कोर्स के ऑलमोस्ट बना के रखे हुए, थोड़ी बहुत अल्टरेशन तो करनी पड़ती है। फर्स्ट चैप्टर को क्या हुआ बच्चे। वो ना मैंने पढ़ाना है दोबारा, तो जब दोबारा पढ़ाऊंगा ना सब बच्चों को, फिर दूंगा नोट्स, ठीक है। अभी दूंगा ना ऐसे सारे कंफ्यूज होंगे। बेहतर यह है कि मैं पढ़ा भी दूं और साथ उसको सॉल्व भी करा दूंगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं। लेकिन हमने एक्सरसाइज सारी आई कैप की बुक की भी करनी है, ठीक है। अच्छा बच्चों, पढ़े चाहे हम इधर से, लेकिन एक्सरसाइज हम आई कैप की बुक की करेंगे, ताकि हमें आई कैप के पेपर का स्टैंडर्ड जो है टेस्ट कर लेंगे, हमें उतना आता है कि नहीं आता, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आता है। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात कहता है कि इसकी इंपॉर्टेंस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या मतलब, कहता है द लॉ हेल्प करता है सेटिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, लॉ हेल्प करता है प्राइस सेट करने में गुड्स की। मतलब मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी चला रहे हैं और कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो अब आप प्राइस तय कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी। आप चेंज भी कर सकते हैं कि चेंज करेंगे तो डिमांड कितनी चेंज होगी, ये अगले चैप्टर में ये भी पता लग जाएगा। कहता है प्रोड्यूसर कैन जज दैट हाउ डिमांड विल चेंज इफ प्राइस राइज आर, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि अगर प्राइस कम या ज्यादा की तो डिमांड कैसे इफेक्ट होगी। क्या हाल है बच्चों, पहले हमें इसका इतना अंदाजा नहीं था। पहला प्रैक्टिकल तो ये हो गया, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस डिमांड में फॉल, गाइडिंग द सेलर्स टू कीप प्राइस रीजनेबल, के प्राइस रीजनेबल रखो, अगर प्राइस बढ़ाओगे तो इसकी डिमांड में कमी आएगी। अच्छा, तो फर्म्स डिसीजन मेकिंग, बिजनेस यूज डिमांड स्केड्यूल टू प्लान देयर प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्शन को प्लान हम कैसे करते हैं, डिमांड कर्व को देख के कि कितनी डिमांड होगी, हमें कितनी चीजें बनानी होगी। क्या हाल है बच्चों, कि अगर आप फर्ज करें ये आपकी मशीन चल रही है, ठीक है जी, चीजें बन बन के गिर रही हैं, अब सवाल ये है कि चीजें कितनी बनानी है। वो कहता है किस चीज को देखो, शाबाश,
डिमांड कर्व को देखो, उसकी मदद से अंदाजा करो कि डिमांड कितनी है, और जितनी डिमांड है उतनी चीजें बना लो। क्या हाल है बच्चों? और इसी तरह पहला पहला हेडिंग क्या कहता है? प्राइस बढ़ाना या घटाना और उससे डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये हमें थोड़ा सा अंदाजा अब हो गया है। इसलिए हम अब प्राइस को डिटरमिन कर सकते हैं। और हम प्रोडक्शन का फैसला कहाँ से करेंगे बच्चों? डिमांड को देख लेंगे यार, जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन करेंगे। इस तरह हमारे रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होंगे। पता लगे हम जीनत फैन बनाते हैं, पंखे बना के बैठे हुए हैं, और पंखे इतने बना लिए के लिए 4 साल जरूरत ही नहीं बनाने की। क्या हाल है बच्चों? डिमांड को देखेंगे। अच्छा बच्चों, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। कहता है इट हेल्प फाइनेंस मिनिस्टर टू डिसाइड ऑन टैक्सेस। इफ हायर टैक्सेस पुश, अगर तुमने ज्यादा टैक्सेस लगाए तो क्या होगा बच्चों? ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और जिस चीज पे तुम टैक्स लगाओगे क्या होगा? लोग उसको खरीदना कम कर देंगे। तो इसलिए तुम्हें ये पता लग जाए यार टैक्स लगाना कितना चाहिए। नहीं बच्चों? तो कहता है डिमांड फॉल करेगी, टैक्स रेवेन्यू भी इसके साथ फॉल कर देगा। एक ही चीज पर सारा टैक्स लगा दोगे तो फिर क्या होगा? उसका यूज कम हो जाएगा। जैसे पिछले दिनों गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे लेवी कम कर दी। उन्होंने कहा जी ये कम क्यों की? कहते हैं हमने लेवी लगाई जब, तो पेट्रोल लोगों ने लेना कम कर दी। पेट्रोल की सेल सेल कम होने से हमारा टैक्स कम हो गया। जब बिकेगा नहीं टैक्स कहाँ से आएगा? क्यों बच्चों? तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स को कम किया, पेट्रोल की कीमत थोड़ी कम की, वरना ये जा रहा था 270 पे, तो 280 पे। तो लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो फिर यही करते होंगे। क्या ख्याल है बच्चों? गाड़ी वाला मोटरसाइकिल निकाल लेता होगा, कोशिश करते होंगे एक ही टूर में सारे काम मैनेज कर लें। अच्छा बच्चों, तो रिपीट करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन में ला हेल्प करता है। कैसे बच्चों? अगर प्राइस चेंज करेंगे तो डिमांड कैसे चेंज होगी? दूसरी बात, फर्म का डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन मेकिंग? कितनी चीजें बनाएं, कैसे देखेंगे? डिमांड से अंदाजा करेंगे, इतनी डिमांड उतनी चीजें बनाओ। और बच्चों आखिरी बात क्या थी? गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो देख लेती है भाई, अगर टैक्स बहुत ज्यादा लगाए तो लोग उस चीज को छोड़ देंगे, खरीदेंगे। सही बच्चों, समझ आ रही बात की? अच्छा बच्चों, अब आ जाए मूवमेंट अलोंग। अच्छा, मैंने इसमें किया ये है कि आई कैप की बुक में हर हेडिंग लिया है। अपने नोट्स में आई कैप की बुक का हर हेडिंग लिया है, यानी छोड़ना कुछ नहीं, हर चीज पढ़नी। अच्छा बच्चों, अब आ जाए आप मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड। अच्छा, इसमें मैंने काफी चेंजेस किए इस टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक को इंतहाई बोंगे तरीके से एक्सप्लेन किया उन्होंने। 4 पैराग्राफ भी नहीं लिखे, 2 लिखे हैं सिर्फ। अच्छा बच्चों, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को हम यूं भी कह देते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। ये बच्चों इस टॉपिक का नाम है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। ठीक है बच्चों? अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, राइट? क्वेश्चन है बच्चों, हम सवाल ये करते हैं कि आपने अभी तक देखा कि एक प्रोडक्ट है, उसकी कमोडिटी जो इफेक्ट हो रही है वो बहुत सारे फैक्टर से हो रही है। अभी तक तो हमने ये देखा ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स इफेक्ट हो रही किससे बच्चों? पी। पी से मुराद क्या बच्चों? प्राइस ऑफ कमोडिटी। अच्छा बच्चों, वाई से मुराद क्या है? इनकम। डब्ल्यू से मुराद क्या बच्चों? वेदर कंडीशन। पीओपी से मुराद क्या बच्चों? पॉपुलेशन या नंबर ऑफ कंज्यूमर। टी से मुराद बच्चों? टेस्ट। एच से मुराद बच्चों? हैबिट। एडीबी
और PERSAL पर्सनल सेलिंग, और बच्चों PR और ETC अदर्स, ऐसी चीजें जिनको अभी हमें याद नहीं है, किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री वेरी भी करती हैं चीजें। ये सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। क्या अभी तक कोई ऐसा फैक्टर इसमें है जो मैंने समझाया ना हो? ये तमाम फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, आप मानते हैं जी? तो चलिए, फिर तो टॉपिक पढ़ाना बड़ा आसान हो गया, और ये भी पता है हर फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहली बात बच्चों, मैं कहता हूं कि एक फैक्टर मैंने आपके सामने रखा और कहा कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स इस फंक्शन ऑफ, इस फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स में लिखा जाता है कि ये चीजें इस पे असर डालती हैं, इस फंक्शन ऑफ। लेकिन बच्चों पी पे मैंने क्या लगा दिया? बार। बाकी सब पे क्या है? ठीक है, कुछ भी नहीं। अच्छा, हालांकि तक के इसको कर देते हैं इस तरह से कि हमें इसको यूं लिखना चाहिए कि क्यू एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, वेदर, पॉपुलेशन, समझाओ आगे, टेस्ट, हैबिट्स, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, प्राइसेस ऑफ रेटेड गुड, ETC। तो मैं इसको यूं नहीं लिखूंगा, मैं इसको यूं लिखूंगा कि देखो बच्चों, मैंने बार लगा दी इन सब पे। ये मैंने काट दी, ये गलत लिखा गया है, प्रिंट गलत हो गई। इन सब पे बार लगा दी। इसका मतलब पता है क्या है? क्वांटिटी में चेंज सिर्फ किसकी वजह से आएगा? बाकी सारे क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। तो तब इसका नाम क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। राइट जी? बच्चों दोबारा बोलता हूं, किसकी वजह से चेंज आएगा? बाकी सारे क्या कर दिए? कांस्टेंट कर दिए। तो इसका नाम क्या रखेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई? चेंज प्राइस की वजह ऐसे आएगी, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट। तो हम इसको लिख भी लेते हैं। देखिए, a change in quantity demanded is due to change in price, मतलब P, while other factors, while other factors भी लिख देता हूँ, ठीक है, एहतियात, ताकि बच्चों को याद भी रहना। क्या हाल है बच्चों? जी बच्चों, सर ने क्या लिख दिया? सर ने साथ तफसील भी लिख दी, जो बताया वो लिख भी दिया। क्या क्या लिख दिया बच्चों? is due to change in price while other factors are constant। तो जो कांस्टेंट है उन पे क्या लगा दिया? बार लगा दिया, याद रहेगा। अच्छा, अब सवाल है इस चेंज को शो कैसे करेंगे? ये भी लिखें, लिखते हैं दिस चेंज इज शोन बाय द मूवमेंट along the same डिमांड का। कैसे शो करूंगा बच्चों? उसी डिमांड कर्व के साथ मूवमेंट, यानी उसी के ऊपर मूवमेंट होगी सारी की सारी। ठीक होगी बात बच्चों? अब सवाल ये कि आप कैसे इसको शो करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक सही है?
2 पॉइंट समझ आए बात की। दूसरा पॉइंट अभी समझाना बाकी है, पहला पॉइंट से समझ आया है, दूसरा पॉइंट अभी समझाना है कि ये चेंज कैसे शो होगी, बाय द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। कैसे, फर्स्ट कीजिए, किसी प्रोडक्ट की प्राइस थी 20 रुपए, डिमांड थी 200 kg। ठीक बच्चों, जब प्राइस हुई 30 रुपए तो डिमांड हो गई 100 kg। क्यों? प्राइस के कम होने से, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, और जब प्राइस हुई 10 रुपए तो डिमांड हो गई 300 kg। क्यों? प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। ऐसे ही बच्चों, तो प्राइस कम हुई, डिमांड में इजाफा हो गया 200 kg से 300 kg। ठीक है जी, और प्राइस में इजाफा हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 200 से कितनी हो गई, तो यानी इसमें कमी है। राइट, यही लॉ ऑफ डिमांड मैंने पढ़ाया आपको। एग्री सब बच्चे, एग्री? अच्छा, अगर मैं इसको डायग्राम पे शो करूं, इस तरफ लिख दूंगा क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, इस तरफ क्या लिख दूंगा, प्राइस। तो प्राइस क्या, 1 2 3, यानी कि 10 20 और 30। और डिमांड कितनी है बच्चों, 100 200 और 300। ठीक है बच्चों, चले अब जरा देखिए, 30 पे डिमांड है 100, ठीक है जी। मैं कहता हूं इनिशियल क्या थी, पहले पहले वाली बताओ। 20 पे पॉइंट क्या था, ही जब प्राइस बढ़ी, प्राइस में इजाफा हुआ 20 टू 30, डिमांड क्या हो गई 200 से 100। मैं कहता हूं मैं चला गया हूं पॉइंट बी से ए पे। सही बच्चों? अच्छा, अब देखो दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं कि प्राइस कम हो गई, 20 से क्या हो गई 10, डिमांड हो गई 300, यानी प्राइस के कम होने पर डिमांड ज्यादा हो गई। हम बी से किधर आ गए, अगर ये सारे पॉइंट मिलाऊं कौन सा कर्व बनेगा, डिमांड कर्व बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों बन जाएगा डिमांड कर्व। राइट जी, नो मुश्किल। तो ये बन गया डिमांड कर्व, हम एग्री कर लेते हैं इससे। सब बच्चे एग्री, ये डिमांड कर्व बन गया। हम कहते हैं जी ठीक है, ये तो बन गया है डिमांड कर्व। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ी, ऐसा हुआ? और हम बी से किधर गए, सी पे, सी पे गए। क्या ये दोनों डिमांड कर्व एक ही, दोनों पॉइंट एक ही डिमांड कर्व पे नहीं है? और जब प्राइस बढ़ी है तो डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। हम बी से किधर आए हैं, क्या ये उसी डिमांड कर्व पे नहीं है? तो जरा पढ़ो सेंटेंस, यही नहीं कहा था, दिस चेंज इज शोन बाय द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये कैसे शो किया जाएगा, एक ही डिमांड कर्व के, शाबाश, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से। तो हमने सही लिखा था, इसका मतलब है
कि हमने कहा कि दिस चेंज इज शोन बाय मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूविंग from one point to another along the same डिमांड कर्व। उसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से हमने इसे जाहिर कर दिया। क्या हाल है बच्चों? इंपॉर्टेंट बात समझ आई जी? क्या कहा था शुरू से? जो चेंज प्राइस की वजह से आएगी और बाकी सारे फैक्टर क्या नाम देंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और कैसे शो करेंगे? मूवमेंट अलोंग द सेम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से। और करके भी दिखाया कि जब प्राइस कम हुई है, डिमांड बढ़ी, हम बी से किधर आ गए? दोनों एक ही डिमांड कर्व पे हैं कि नहीं? है ना बच्चों? डिमांड कर्व का नाम रख दो, डिमांड कर्व वन, डिमांड कर्व वन भी है दोनों। ठीक है जी। और जब प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, हम बी से किधर आ गए? कहाँ है? उसी डिमांड कर्व पे। सही बच्चों? अब एक बात याद रखनी पड़ेगी, प्राइस की वजह से अगर डिमांड कम हुई, प्राइस के, या यूं कह लीजिए प्राइस के कम होने से अगर डिमांड बढ़ी, तो हम इसे कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या कहेंगे बच्चों? हम इसे कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या मतलब? डिमांड में एक्सटेंशन हुई है। और अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी आई, तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है, ये टेक्निकल टर्म है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। राइट जी? याद करना पड़ेगा क्या? प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आएगा क्या कहलाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे शो होगा? बाय द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और आपके सामने साबित किया गया कि जब प्राइस कम हुई 20 से 10, डिमांड बढ़ गई, कितनी हो गई? 200 से 300। तो हम बी पॉइंट से किधर चले गए? सेम ही डिमांड कर्व पे है, लेकिन नाम क्या अब इसका? एक्सटेंशन इन डिमांड। दूसरी तरफ प्राइस बढ़ी, 20 से क्या हो गई? 30। डिमांड कम हो गई, 100 से कितनी हो गई? 200 से कितनी हो गई? 100। हम बी से किधर चले गए? क्या कहेंगे इसको? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। राइट जी? मुश्किल बात तो नहीं करती कोई, याद रहेगा, पक्की बात है। तो ये होगा बच्चों चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, एक बच्चा पूछ सकता है, सर ये नाम क्यों रखा? ये नाम रखना तो भाई साइंसदान का काम है ना, उन्होंने रखा उनकी मर्जी। जैसे इसका नाम असद रख दिया, उसका नाम बानो रख दिया, तो इसलिए ये कोई लॉजिक नहीं भी नाम क्यों रखा। मैंने आपको ये समझा दिया कि इसे कहते क्या है, इस मैकेनिज्म। राइट बच्चों? अब आ जाए, आगे चलते हैं। आगे आ गया बच्चों चेंज इन डिमांड। यहां पे भी हम ऐसा करते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये नहीं मुझे सही लग रहा। अच्छा बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं, यहां लिख देते हैं कि देखो, क्वांटिटी ऑफ एक्स या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फंक्शन है बच्चों किस किस चीज का? प्राइस, वेदर, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, एंड बच्चों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ईटीसी। ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूं कि इस दफा बच्चों हमने ये किया है कि इस दफा प्राइस कांस्टेंट है। पिछली दफा क्या हुआ था? अदर फैक्टर कांस्टेंट थे, चेंज कौन लाया था? इस दफा चेंज इनमें से एक या ज्यादा की वजह से आती है, तो फिर इसका नाम है
चेंज इन डिमांड। इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है प्राइस की वजह से और बाकी फैक्टर कांस्टेंट, और चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होती है? अदर फैक्टर की वजह से होती है और प्राइस कांस्टेंट होती है। ठीक है, दोनों एनालिसिस को अगर कंपेयर करें तो क्या फर्क है जी? ऊपर वाले केस में प्राइस चेंज लाती है और ये कांस्टेंट है, और इस केस में चेंज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट है और ये चेंज लाएंगे। क्या हाल है बच्चों? और बात समझ आई है? फिर पहली भी गई। चलो अच्छा बात। क्या ये प्राइस की वजह से चेंज आए और बाकी सारे कांस्टेंट हो तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस कांस्टेंट और चेंज दूसरों की वजह से आए तो चेंज इन। याद रहेगा, पक्की बात है। इसको भी लिख ले, इसको भी लिख लेते हैं यार, लिखने से ना चीजें याद रह जाती हैं। अच्छा भाई, कहते हैं ए चेंज इन डिमांड इज नॉट, देखो कितना बड़ा नॉट लिखा है मैंने, इज नॉट ड्यू टू प्राइस, नॉट ड्यू टू प्राइस है बच्चों, ये प्राइस की वजह से नहीं हुआ, नॉट ड्यू टू प्राइस, बल्कि प्राइस का जो पी है यहाँ लिखो और ऊपर बार भी डाल दो। क्यों प्राइस का पी लिख के बार क्यों डाली है? तो हम लिखेंगे इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर। बच्चों आप लोग में नजर क्यों नहीं आ रहे? बाहर चलेंगे तो आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, वो चल तो रहा है यार, वो चल क्यों नहीं रहा? फिर अरशद को बुलाना पड़ेगा यार, तो मतलब कि वो आगे आपको इतनी सुना के गया है, कोई शर्म करो थोड़ी सी। नहीं ट्राई मारो, हो जाएगा। नहीं होगा तो तुम ऊपर ही रहना उठती। ये ना यहाँ पे एक हम लगवा लेते हैं रॉड, तो उस पर बैठा दिया करेंगे एकदम से। आजा 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 आजा, बस बस। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, अब नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं, अब आ, मुझे वो पुरानी फिल्में होती थी ना पाकिस्तान की, तो वो लगती होती थी वीकेंड पे, हम जब छोटे थे ना, तो उसके कॉन्सेप्ट बड़े खराब होते थे उनके। उसमें ये होता था हीरो सीढ़ियों से गिरा ना, तो एकदम उसको नजर आना बंद हो जाता, और वो जज्बाती होकर बोला डॉक्टर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फिल्म चलती रहती थी, लास्ट में जाके हीरो के सर में कोई डंडा मार देता था विलन या कोई, तो वो ठीक हो जाता था। तो बचपन से हमारे ना एक कॉन्सेप्ट बन गया कि एक दफा गिरेगा बंदा अंधा हो जाएगा, और दूसरी दफा गिरेगा तो याददाश्त वैसी आ जाएगी। पूरी न्यूरोलॉजी का बेड़ा गर्क करके रख दिया मेरी सोच में। तो अभी भी शायद हमारा ये ख्याल है कि जब आप विजन जाए तो बंदे के सर में डंडा मार दो रख के। अच्छा बच्चों, चलिए एनीवे, अब बच्चों बात हम क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे, मैंने जानबूझ के लिखा है चेंजेस, ए चेंज इन डिमांड इज नॉट ड्यू टू, और प्राइस लिख के उसमें बार भी डाला है, क्या प्राइस कांस्टेंट है, और लिखा है दिस चेंज इज ड्यू टू अदर फैक्टर, अदर फैक्टर के नाम भी लिखे हैं पूरे। अब तो पिछली दफा तो इन पे बार प्लेस कर दी थी सर ने, लिखते हुए भी देखो ऊपर लिखे थे बार प्लेस की थी, इस दफा नहीं करी, क्यों?
अब ये कांस्टेंट है, नहीं अब ये वेरिएबल है, और पिछली दफा क्या थे, अब कांस्टेंट क्या है, प्राइस। पहली बात तो ये होगी, ये फर्क समझ आया आपको। अब दो बातें हैं इसके अंदर बड़ी अहम। अब हम कहते हैं दिस चेंज इज शोन, दिस चेंज इज शोन बाय शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। कैसे शो करेंगे बच्चों, इसको शो करेंगे बाय शिफ्ट ऑफ, बात समझ आती, इसको कैसे शो करेंगे बाय शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब सवाल ये है कि मैं इसको कैसे आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक मिनट के लिए सोचिए, मैं टीचिंग नहीं कर रहा, मैं टीचिंग नहीं कर रहा, मेरी बेडन रोड पे हीटर की दुकान। कहाँ पे बच्चों, हीटर की दुकान, बेडन रोड। बेडन रोड देखा नहीं देखा, चलो समझो एक अच्छा। गड़बड़ कर दिया आपने, पावर ऑफ करके थोड़ी देर आप छोड़ दो इसको, बंद करो। अब कुछ नहीं करना, आप 2 मिनट है। आपने डबल बटन प्रेस किया था, एक दो प्रेस करना, ठीक है, ताकि वो स्टैंड बाय पे ना जाए। हाँ आप देखो, अब आ जाओ। चल गया, देखो नजर आ रहा है ना, आपके सर में भी डंडा मारना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब यहां तक सही हो गया। अच्छा बच्चों, यहां तक बात समझ आई थी मुझे, कि मैंने आपसे कहा कि पहले वाली जो चेंज थी ना वो आई थी प्राइस की वजह से, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट थे, और ये चेंज हुई थी एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से। जैसे प्राइस कम हुई 20 से 10, डिमांड 200 से 300 हो गई, हम बी से सी पे आ गए, कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। प्राइस 20 से 30 हुई, डिमांड 200 से 100 हो गई, हम बी से कहाँ चले गए, कार्ड कॉन्ट्रैक्शन, राइट जी। अच्छा फिर हम आए अगले पॉइंट पे, हमने कहा इस दफा जो चेंज आएगी वो अदर फैक्टर की वजह से आएगी, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस दफा प्राइस कांस्टेंट है, चेंज लाएंगे अदर फैक्टर, और हमने कहा कि दिस चेंज इज शोन बाय द शिफ्ट ऑफ डिमांड का। मैं अभी ये मिसाल ही दे रहा था कि फर्ज करें कि मैं टीचिंग नहीं करता, मेरी बेडन रोड पे दुकान है हीटर्स की, तो मेरी दुकान इतनी अच्छी चल रही है बच्चों, क्योंकि वैसे ही बच्चों मेरी बेडन रोड पे अगर दुकान होती ना, फर्ज करो होती, तो सीधी बात है बेटा, मैंने आपको क्यों मुंह लगाना था, नहीं मतलब मैंने आपको क्यों लिफ्ट करानी थी, ये कहना चाहिए ना, गुस्सा ना ना करना भाई। मतलब रियलिटी है, थोड़ी कड़वी है, कि अगर मैं इतना अमीर होता, मेरी बेडन रोड पे दुकान होती, तो फिर मैं कहाँ और आप कहाँ, फिर कहाँ मेरा आपसे को पाला पड़ना था। ये तो इत्तेफाक है कि दुकान है नहीं मेरी, और मुझे सीएफई में अपनी दुकान जमानी पड़ गई। अच्छा बच्चों, अब हो ये रहा है बच्चों कि मैं हीटर बेच रहा हूँ, और हीटर है मेरा 8,000 रुपए का, मैंने इस पे बार भी लगा दी। बार क्यों लगाई बताओ, मैंने ये तय कर दिया यार मैं कीमत चेंज नहीं कर रहा, तो बड़े आराम से रोज का सुकून की गरानी है कि आते हैं ग्राहक और 100 हीटर ले जाते हैं।
रोज का 100 हीटर बिक रहा है बच्चों, पॉइंट है बी। अब आ गई सर्दियां, मौसम आ गया दिसंबर का। अब बताओ क्या होगा। प्राइस ज्यादा क्यों करो, प्राइस तो मैंने कहा मैंने चेंज ही नहीं करनी। आपके सामने बाड़ लगा के दस्तबरदार हो चुका हूं बस कीमत से। अब कस्टमर क्या करेंगे बच्चों, सर्दियां आ गई, लोगों को ठंड लगेगी, शिवरिंग करेंगे, कभी हाथ इधर उधर मलेंगे, कभी आपस में हाथ रगड़ेंगे, फिर भी ठंडक दूर नहीं होगी। आ जाएंगे मेरी दुकान पे हीटर लेने। और 100 हीटर बिक रहे थे, अब कितने बिकेंगे? क्यों आपकी बात मानू? 150, 150 हीटर बिकने शुरू हो गए। वजह, सर्दियां आ गई, विंटर सीजन आ गया। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। मसला ये है कि मेरा डिमांड कर्व जो है वो पीछे रह गया, डिमांड आगे चली गई। क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। आप में से पास बच्चे ये भी कह सकते हैं सर आप पता है क्या करें, आप ऐसा करें, डिमांड कर्व ऐसा बना दें। ऐसा टुच्चा डिमांड का किसी को पसंद आना है? कभी भी नहीं आना। नहीं बच्चों, तो बच्चों क्या हो गया कि एक्चुअल कहानी ये है कि मैंने प्राइस चेंज की नहीं और डिमांड बढ़ गई। अब मैथमेटिकली भी सोचो, वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल लिखा वो चेंज ही नहीं हो रहा, उधर से पॉइंट वही है 8,000 पे। कहाँ है पॉइंट, कहाँ है? 9 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, इधर से कोई चेंज नहीं आया। लेकिन एक्स एक्सिस वाला जो वेरिएबल है वो आगे चला गया है, तो नुक्ता भी तो आगे चला गया ना, पॉइंट भी तो आगे चला गया ना। बी पे था सी पे चला गया। अब क्या करूं? तो आपका मशवरा है कि डिमांड कर्व को सर चुप करके आगे शिफ्ट कर दे, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई, किधर चले गए? राइट वर्ड किधर चले गए? राइट वर्ड क्या कहेंगे इसको? कहेंगे राइज इन डिमांड। क्या कहेंगे? राइज इन डिमांड। ठीक है जी, बच्चों बात समझ आ रही है? राइज इन डिमांड। अब ये याद रखना है, अगर प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी तो उसको क्या कहोगे? प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ी तो उसको क्या कहोगे? एक्सटेंशन इन डिमांड। और प्राइस चेंज हुई फिर भी डिमांड बढ़ गई, फिर राइज इन डिमांड। ये याद रखना कि अगर प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी तो एक्सटेंशन इन डिमांड, और अगर प्राइस चेंज ना हो और डिमांड बढ़ जाए, राइज इन डिमांड। ठीक है बच्चों? अब मैं अच्छे पैसे कमा रहा था, मार्च अप्रैल आ गया, फिर 100 पे आ गए। आगे आ गया बच्चों मई जून। अब बताओ मई जून में हीटर बिकता है? मई जून में तो सिर्फ वो लोग हीटर लेने आते हैं जो घर बना रहे हैं, और ठेकेदार के साथ फिक्सचर तय हुआ होता है कि भाई तू हर चीज फिक्स करके देके जाएगा, तो फिर वो फायर प्लेस ले लेते हैं, पहले ही सर्दियां भी नहीं होती। तो मेरी रोज की कितने बिक रहे हैं हीटर? 50। अब किधर आ गया पॉइंट? ए पे चला गया, लेफ्टवर्ड मूव कर गया। अब इसको क्या कहूं मैं? इसको कह देंगे, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने, इसे कहेंगे ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, इसे कहेंगे फॉल इन डिमांड। ठीक है जी? अब मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी तो एक्सटेंशन, और प्राइस के बढ़ने से कम हुई तो कॉन्ट्रैक्शन, और अगर प्राइस चेंज ना हुई, अदर फैक्टर की वजह से बढ़ी, और प्राइस चेंज ना हुई, अदर फैक्टर की वजह से कम हुई। और यहाँ पे कौन सा फैक्टर डिस्कस हुआ है? वेदर। यानी एक डिटर्मिनेंट भी डिस्कस कर दिया ना मैंने, वेदर। ठीक है ना? इनमें से कौन से वाला लिया मैंने? वेदर डिस्कस कर दिया। सही बच्चों? असल में गड़बड़ ये हुई कि मुझे ये जो बार वाला ये ऊपर पेस्ट करना चाहिए था, और वो वाला नीचे पेस्ट करना चाहिए। ठीक है ना? वो जब मैंने कॉपी करा ना,
गलत कॉपी कर दी, मेरी कंपोजिंग बहुत खराब। अच्छा बच्चों, कोई चीज मुश्किल बात समझ आती है? बिल्कुल सिंपल बात थी कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी तो एक्सटेंशन कहलाएगी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी, और से कहा जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। वाइल चेंज इन डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से नहीं होगी, किसकी वजह से होगी? अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस वही रही, डिमांड बढ़ गई तो राइस, जैसे कि हीटर बेच रहा था, सर्दियां आ गई, ठीक है जी, तो प्राइस ने तो इफेक्ट नहीं किया, सर्दियों ने किया ना इफेक्ट। और इसी तरह हीटर बेच रहा था, गर्मियां आ गई, तो डिमांड क्या हो गई? ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फॉल इन डिमांड, राइट बच्चों? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द चेंज इन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्योंकि ये शिफ्ट है ना, और वो वाला क्या था बच्चों? मूवमेंट अलोंग द, इसलिए टॉपिक का नाम क्या रखा हुआ है इन्होंने? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और मैंने उसका एक और नाम लिख दिया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन, सही है? और दोनों को मैंने बारी बारी डिस्कस करके दिखा दिया। इसको सेव भी कर लेते हैं ताकि कल आप लोगों से बात करनी पड़े तो ज्यादा मुश्किल ना हो, हम वहीं से पकड़ के बात कर लेंगे, सही बच्चों? तो क्या हम समझे कि आपको डिमांड का टॉपिक समझ आ गया है? अच्छा, लेकिन ये सारे डिटरमिनेंट एक दफा डिस्कस कर लेने चाहिए शिफ्ट के हवाले से। अच्छा, अब मैं हर एक के साथ डायग्राम नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा भाई? एक डायग्राम बन गया ना यार, राइट लेफ्ट शिफ्ट समझ आ गया है। अब मैं सिर्फ एरो से जाहिर कर दूंगा। अब बताओ, अगर किसी की इनकम बढ़ जाए, हायर इनकम अलाउ कंज्यूमर, अगर किसी की आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। इससे डिमांड कब किधर जाएगा? राइट वर्ड, क्योंकि ये प्राइस नहीं है, ये अदर फैक्टर है। और अगर डिमांड का, अगर इनकम कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी? किधर जाएगा? लेफ्ट वर्ड, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अगर किसी चीज का वेदर हो गया ना, अच्छा, अब बताओ, अगर किसी मुल्क की आबादी बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाएगी, किधर जाएंगे? राइट वर्ड। और अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो गए, किधर जाएंगे? लेफ्ट वर्ड। अच्छा बच्चों, अगर किसी चीज का आप लोगों ने टेस्ट डेवलप कर दिया, जैसे चॉकलेट, ठीक है जी, चॉकलेट है, और क्या है? कॉफी, टेस्ट डेवलप कर दिया तो डिमांड क्या होगी? किधर जाएंगे? ये इसका रिवर्स नहीं होता, जब टेस्ट से पता लग जाए तो फिर कहाँ जाए, बुरी आदतें कभी जाती। अच्छा बच्चों, अब आ जाए, अगर किसी चीज की हैबिट डेवलप हो जाए, जैसे स्मोकिंग, तो स्मोकिंग की डिमांड क्या होगी? किधर जाएंगे? राइट। अच्छा बच्चों, अगर किसी चीज की एडवर्टाइजिंग करेंगे, डिमांड क्या होगी? किधर जाएंगे? राइट वर्ड। अगर कोई सी चीज की पर्सनल सेलिंग करेंगे, जल्दी असर पड़ेगा, इन्फ्लुएंस होगा, डिमांड बढ़ेगी, किधर जाएंगे? इसमें से मोस्टली चीजों को हम जो है रिवर्स नहीं पढ़ते, क्योंकि एडवर्टीजमेंट देखे एक दो लोगों को आदत पड़ेगी, फिर बढ़ी रहेगी। सही, क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, चलता रहेगा काम ऐसे ही आप लोगों का, ठीक है। अब आ जाए प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो बच्चों, रिलेटेड गुड्स में एक मैंने पढ़ाया था आपको, क्या? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में हम क्या बेच रहे थे? हम बेच रहे थे कोक, ठीक बच्चों। तो मैं ये कहता हूँ बच्चों कि प्राइस ऑफ कोक जो है ना वो वही है, लेकिन प्राइस ऑफ पेप्सी, देखिए उस पर मैंने बार लगा दी है, कांस्टेंट है ना। लेकिन पेप्सी की प्राइस बच्चों, तो डिमांड फॉर पेप्सी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और पेप्सी की डिमांड के बढ़ने से कोक की डिमांड कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर चेंज तो प्राइस ही है, लेकिन उसकी प्राइस ही ना हुई, उसकी प्राइस ने इसको इफेक्ट कर दिया, किसी दूसरे की प्राइस ने इफेक्ट किया, अपनी प्राइस तो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, इसके बरक्स अगर मैं यूं कह दूं कि प्राइस ऑफ कोक जो है ना वो अब चेंज नहीं हुई थी, लेकिन पेप्सी की प्राइस बढ़ी, और पेप्सी की डिमांड कम हो गई। अब हम जिसके भी घर गए, उसने क्या किया? कोक पिला दी, डिमांड बढ़ गई। लेकिन देखा जाए
तो असल बात जो बताने वाली थी वो क्या थी कि जब भी पेप्सी सस्ती होगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, कोक की डिमांड किधर जाएंगे, लेफ्टवर्ड। ठीक है जी। और अगर पेप्सी महंगी हो गई, पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, तो हमारी डिमांड किधर जाएंगे, राइट वर्ड। ये थी जरूरी बात, बाकी तो पहले भी पता आपको। ठीक है, लेकिन दोबारा याद करो जरा कि अदर गुड की प्राइस के कम होने से आपकी डिमांड कम हो जाए, अगर उसकी प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ जाए तो असर क्या आया, सेम। और सेम का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। राइट बच्चों, रिवाइज हो गया टॉपिक। मैंने कहा था ये काफी दफा रिवाइज होता है। अच्छा बच्चों, अब आ जाओ क्या बच्चों, किस पे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या मिसाल दी थी बच्चों, बैग। हम फिर को हम क्या बेच रहे थे, बॉल। हम कहते हैं बॉल की प्राइस हमने चेंज नहीं की, लेकिन बच्चों बैट हो गया है बहुत सस्ता, और डिमांड फॉर बैट क्या हो गई है बच्चों, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, डिमांड फॉर बैट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है बच्चों। अब उसके नतीजे में क्या होगा बच्चों, बॉल भी तो ज्यादा बिकेंगे, और जब बॉल ज्यादा बिकेंगे बच्चों ये किधर चले जाएंगे, राइट वर्ड। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस ऑफ बॉल कोई चेंज ना करे, दूसरी तरफ बैट हो जाए महंगा, तो बैट लोग नहीं खरीदेंगे, वापस चले जाएंगे अपने केंचे और गुल्ली डंडे की तरफ। नतीजा, डिमांड फॉर बॉल भी कम हो जाएगी, किधर आ जाएंगे, लेफ्ट वर्ड। लेकिन बच्चों यहाँ पे उसकी प्राइस ने हमारे प्रोडक्ट पे जो असर डाला है, उसके सस्ते होने पे डिमांड बढ़ गई, और उसकी प्राइस बढ़ने से हमारी डिमांड, असर क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स सी से शुरू होता है, और सी से ही क्या शुरू होता है, कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा, पक्की बात है। और लेफ्ट एंड राइट भी समझ आया आपको। क्या हाल है बच्चों, कुछ पूछना तो पूछ ले, परेशान तो नहीं है। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई बच्चों। क्या हाल है जी, तो यहाँ पे आके हम समझेंगे डिमांड का कॉन्सेप्ट कर देते हैं कवर, और चलते हैं किसकी तरफ, ओए सप्लाई नहीं होता, सप्लाई सप्लाई तो कहते हैं जब बेगम साला साथ ले, सप्लाई अंग्रेजी बोला करो। अच्छा बच्चों, सो सप्लाई इज अ फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स साइड। तो अब जरा सुनना पड़ेगा कि सप्लाई है प्रोड्यूसर साइड। अब जरा एक बात है, कंज्यूमर की बात सुनी, कभी हमने सेलर के बारे में सोचा था, नहीं सोचा। तो अब सेलर की बात भी सुनते हैं कि वो क्या सोचता है, उसकी साइकोलॉजी पूरी समझते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे, तब दोनों को डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए डिमांड के कॉन्सेप्ट को साइड में रख के सप्लायर के पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ। सप्लाई क्या है, सप्लाई है होती है बच्चों, उसने बता दिया कि सप्लाई होती है सेलर साइड, जबकि डिमांड होती है किसकी तरफ से, बायर साइड। इसलिए अब हम जा रहे हैं सेलर साइड की तरफ। तो वो कहता है इट इज शो हाउ मच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू पुट इनटू मार्केट, के एक सेलर कितनी मिकदार रखना चाहता है मार्केट। यानी जैसे वो कहता है कि, यूं कह देता है कि जी एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी चीज की मिकदार, ए सेलर इज willing to sell at a given price, at a given price during a specific time period। क्या मतलब, किसी चीज की वो मिकदार जो कि एक सेलर बेचनी चाहता है, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड।
अब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्यों लगाया फिर आपने? गौर कीजिए, अगर रात को हम 2 बजे जाके एच क्रीम वक्त है शटल नॉक करें, उठो भाई माश की दाल चाहिए 1 किलो, देंगे वो? क्या होगा? चौकीदार आ जाएगा, पहले तो शटल नॉक करें, कुत्ता भज जाएगा, डॉग बड़े हो गए लोग। अच्छा बच्चों, एनीवे, मतलब मुझे याद है एकदम मेरे मामू आए लेट नाइट कराची से, तो वो लेट नाइट इसलिए आते थे, रात को फ्लैट सस्ती मिलती थी, बल्कि मेरी वालदा है आती तो अक्सर कराची मामू से मिलने जाना होता था, तो ट्रेन की टिकट होती थी वो एसी वाली 3,000, जहाज में की टिकट होती थी 15,000 की, 12,000 की। तो रात के वक्त एक जहाज जाता था पीए का, बोइंग, और उसके ऊपर आवाज लगा रहे होते थे कराची कराची कराची। हाँ, एयरपोर्ट चले जाते थे और जाके लोग बैठ जाते थे चुप करके, और एक बंदा आता था, भाई कराची किसी ने जाना है? और हाँ जी जाना है, चले आए जल्दी, कितने पैसे लेंगे? 5,000 लेंगे आज। हमने 5,000 में अम्मी को टिकट ले दी रात को। इसी तरह कराची से भी आता था रात को, तो जितनी सीटें खाली होती थी ना, वो बाहर आके पूछ लेते थे किसी ने जाना है तो आ जाओ। टेररिज्म का जमाना नहीं था, काम चल जाता, बल्कि ये क्या, इतनी आसानी होती थी, कोई बाहर से आया ना अमेरिका से, उसने लाहौर में ही रहना, कराची में रहना, उसकी टिकट लेके मैं कराची से हो, अल्लाह तक कि वो बंदा 45 साल का, मैं 18 साल का, बस जाके बोर्डिंग से कहना किधर जाना है, हम गोइंग टू कराची, अंग्रेजी बोलेंगे, वो नहीं तो करने देना, जाके जहाज बैठ जाना, कराची से वापस आ जाना। उसको ऐसे ही मलेदार को कह देना, हिस्सेदार को, यार टिकट तेरी हो, बीच में से कराची वाला टोकन दे दे, उसके नाम से सफर कराना, तो अम्मी का ऐसे बिठा देना। इस तरह मामू आ गए रात को, अब कहते जा गोल्ड लीफ के सिगरेट लेके आ। अब 1-2 बजे गोल्ड लीफ वाला कहाँ बैठा हुआ, यही रूल, देखे ना, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। तो मुझे याद है वो नाले के पास एक खोखा है हमारे पुराने मोहल्ले में, बिलालगंज में होता था, तो उसको जाके जगा लूंगा, मतलब जगाने लगा, उसकी 4 बजे के नीचे कुत्ता, वो उसको जगाने लगा, कुत्ता पड़ गया, तो मैंने वहां से पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा, कुत्ते को नहीं लगा। पहले 4 पाई के ना, पाए को लगा, पाए से स्विंग वाटर के। अच्छा, जैसे वो स्विंग हुआ ना, आई अंडरस्टैंड इट, मैं वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद मेरे को आधी को गली जब क्रॉस कर गया, तो पीछे से गालियों की आवाज आ रही, आप भाग जा, अब क्या हो सकता है। फिर बाद में जब मैं सुबह सिगरेट लेने गया अगले दिन, तो वो कहता, वो अफसोस कर रहे थे लोग, मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार रात को किसी ने शरारत की, इसके सर में पत्थर मारा। मैंने कहा कितने जालिम लोग हैं, एक गरीब इंसान बेचारा सो रहा है, उसके सर में पत्थर दे मारे। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो उससे साबित हुआ क्या सारी बात से, कि सप्लाई का एक स्पेसिफिक टाइम, उसके अलावा सब कोई चीज खरीदने जाओगे तो नहीं मिलेगी। तो कहता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि एक सेलर बेचनी चाहता है, किस पे बेचनी चाहता है बच्चों? एक स्पेसिफिक प्राइस पे और स्पेसिफिक टाइम पे। अच्छा, इसका मतलब उसके पास और चीजें भी हैं, यकीनन और चीजें भी होंगी जितनी वो बेचनी चाहता है। जैसे मैंने ये तस्वीर जानबूझ के लगाई, इस तस्वीर में एक तरफ इसका गोदाम है और दूसरी तरफ इसकी दुकान है। अब दुकान में जो चीज रखी है वो क्या चाहता है? बेचनी चाहता है, और जो गोदाम में रखी है वो अभी नहीं बेचनी चाहती। हाँ देखें, जो चीज वो बेचनी चाहता वो ला के रख दी उसने, जो वो नहीं बेचनी चाहता वो उसने कहा रखी है, गोदाम में रखी हुई। क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई? ये भी बच्चा कैफ कर रहा था, इकोनॉमिक्स पास की, फिर कर दुकान खोल दी। सीधी बात, इसके बच्चों बच जाओ, ये तो चीजें ढोनी पड़ेंगी। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि जितनी वो बेचनी चाहता है ना, उतनी वो ला के रखेगा अपने शोरूम में, उतनी ला के रखेगा अपनी शॉप में, डिस्प्ले करेगा। ये वो बेचनी चाहता है, बाकी वो बेचनी नहीं चाहता। देखिए चौहान स्टेट पे चले जाए, उन्हें के जितने प्लाट हैं आज ही बेच देंगे सारे। बोले, नहीं नहीं, आज के लिए ये फाइलें जो सामने पड़ी हैं, बाकी क्या है हमारा स्टॉक है। तो हर हर दुकानदार
अपने लिए एक स्टॉक रखता है, और वो जो स्टॉक है वो बेचना नहीं चाहता, वो तो उसके बिजनेस का बैकअप है, तो वो स्टॉक बेचना नहीं चाहता। स्टॉक वो फिर कभी बेचेगा, वो बेचना चाहता है स्टॉक का एक हिस्सा, जिसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई। तो सप्लाई क्या चीज है बच्चों? अ पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज विलिंग टू सेल। ऐसे ही बच्चों, तो जो बेचना चाहता है वो सप्लाई है, जो वो नहीं बेचना चाहता वो क्या है? वो स्टॉक है। बिल्कुल सही। तो कहता है कि जी यहाँ पे स्टॉक क्या है? स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी उसके वेयर हाउस में भी जो पड़ी है, जितनी टोटल उसके पास है उसका स्टॉक। और सप्लाई क्या है? सप्लाई इज अ पोर्शन ऑफ स्टॉक दैट ए प्रोड्यूसर इज willing and able to offer for sale in the market at a given price। एक गिवन प्राइस पे वो जो बेचना चाहता है वो सप्लाई। तो अब फिर बात क्या समझ आई? सप्लायर के पास बहुत सारी मिकदार है, उसमें से जो वो बेचना चाहता है वो सप्लाई है, और जो वो नहीं बेचना चाहता ऊपर ही रख दो बस, लेक्चर खत्म हो गया, ऊपर प्लेट रख दो। ठीक है बच्चों, जो बेचना चाहता है वो क्या है मेरे बच्चों? सप्लाई। और जो वो नहीं बेचना चाहता स्टॉक। राइट बच्चों? अब क्या करें? अब यूं समझे कि उसका बिहेवियर क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, जब प्राइस बढ़ेगी वो क्या करेगा? वो स्टॉक में से माल निकालेगा और जाके किधर रख देगा? सप्लाई। जैसे मैं कहता हूँ जाके चौहान स्ट्रीट से, यार 5 मरले का प्लाट कितने का? वो कहेंगे यार 2 करोड़ का या 1 करोड़ का। मैं 1 करोड़ 10 लाख दूंगा। तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे यार 2 4 और भी पड़े हैं, तेरे पास अच्छे कस्टमर हैं तो फौरन बिकवा दे। क्यों? प्राइस मिल रही ज्यादा, और प्राइस ज्यादा मिल रही तो क्या होगा? बिजनेस ज्यादा मिलेगा तो खुश हो जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? प्राइस ज्यादा मिलेगी, सप्लाई बढ़ा देगा। सप्लाई कैसे बढ़ाएगा बच्चे? कहाँ से लाएगा सप्लाई? स्टॉक से माल उठाएगा, लाके सप्लाई में रख देगा, कहेगा यार मौका बड़ा अच्छा है। क्या ख्याल है बच्चों? को बात समझ आती? अच्छा, अब देखो, अगर फर्ज करो कि प्राइस कम हो गई है, अब क्या करेगा? सप्लाई में से माल निकालेगा, जाके रख देगा, कहेगा यार कोई अच्छा मौका आएगा तो बेच लेंगे, आज बस उतना बेचोगे घर का खर्चा चल जाए। क्या हाल है बच्चों? क्योंकि क्या हो जाएगा वो? ठीक है जी। तो कीमत बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गई, और कीमत कम हुई तो सप्लाई कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि ये अच्छा मौका नहीं है उसके नजदीक, वो फिर कभी चीजों को बेच लेगा। ठीक है। और जब कीमतें बढ़ेंगी क्या करेगा? बच्चों इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। हम इसको पढ़ेंगे आगे तफसील से, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाए क्योंकि मुनाफा ज्यादा मिल रहा है, और प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो जाए। राइट बच्चों? क्या हाल है? तो इस पे बात कब करेंगे? कल कर लेंगे। ठीक है भाई, ये 2 चैप्टर है ना, आराम आराम से पढ़ने हैं आपने। ये 2 समझ आ जाएंगे ना, फिर आप खुद ही पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा बच्चों, पढ़ने का तरीका क्या बताया था? बेटे घर जाके 15 मिनट पहले दे देने इसको। थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, 15 मिनट देने के बाद जब आपने स्टडी शुरू करनी है ना, तो बिस्मिल्लाह हमेशा इस सब्जेक्ट से करनी। क्यों? आसान है, जल्दी हो जाएगा, आधे घंटे में कर लोगे इसको, आधे घंटे में कर लोगे ये सारा काम। तो बंदा स्टडी में बैठता आधे घंटे में करके कहता है यार एक काम मेरा मुकम्मल हो गया, उससे एतमाद बढ़ेगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट कौन सा रखोगे? क्यूएम रखो, वो भी जल्दी हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा उसको? नहीं, 15 मिनट में नहीं कटेगा, कम से कम 2 घंटे तो लगने चाहिए। अच्छा, और फिर अकाउंटिंग को कितना टाइम लगेगा? हाँ।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।